चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो फोटो दिया है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा का, जिनको फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी भी कहते हैं, तो यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, इनको गांधी अवार्ड मिला था इन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, संजय गांधी अवार्ड मिला था इन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे फोटो आया हुआ भी, तो सबसे ज़्यादा इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, फिर टेम्परेट के नीचे होता है कॉनिफर्स, और फिर इधर ग्रासलैंड, और सबसे कम जिसमें रेनफॉल होती है वो डिजर्ट। सबसे कम रेनफॉल जानते हैं डिजर्ट में, सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो ये दोनों तो याद हो गया। ठीक, अब देख सकते हैं जहाँ टेम्परेचर सबसे कम होगा, टेम्परेचर देख रहे हैं माइनस में जा रहा है, तो आर्टिक और अल्पाइन टुंड्रा हो गया। ठीक, ये भी याद हो गया। ठीक है, अब जहाँ बीच में जो चीज़ें होती हैं जैसे ग्रीन ग्रासलैंड, जैसे यहाँ पे, जैसे अगर आप यूपी के हैं तो आप समझ रहे होंगे ग्रासलैंड कैसे क्यों कह रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट होता है, 20 से 25 के बीच होता है टेम्परेचर हमेशा। रेनफॉल भी मिनिमम रहती ही है, ठीक है, थोड़ी। तो ग्रासलैंड हो गया, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट, और सबसे नीचे जो बीच में बेस बनता है उसको हम लोग कॉनिफाइज फॉरेस्ट कहते हैं, जिसमें माउंटेन आते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब मेजर बायोमास इन इंडिया, इस पे क्वेश्चन आता है, फिगर पे क्वेश्चन नहीं आएगा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंडिया में डेसिडुअस फॉरेस्ट है, डिजर्ट है और सी कोस्ट है। तो ये मेन चीज़ है, मेन अफेक्ट करता है जो इन्वायरमेंट या जो भी इन्वायरमेंटल इशू से जो एरिया अफेक्ट होते हैं उस हिसाब से जो चीज़ें बनी हैं वो है, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस और डिजर्ट। अभी हम देख सकते हैं कॉन्फॉर्मस रेगुलेटर और पार्शियल रेगुलेटर्स का जो डायग्राम है, तो डायग्राम सिंपल लेवल करने को आता है, एकदम इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं जो रेगुलेटर्स होगा उनका इंटरनल एक्सटर्नल लेवल में कोई सिमिलरिटीज़ नहीं है। जो इंटरनल रहेगा वो मेंटेन रहेगा लगातार। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसमें ह्यूमंस का पूरा कैटेगरी आता है, प्लांट्स का आता है। ठीक है, फिर कॉन्फॉर्मस जो वो होते हैं जो रेगुलेट नहीं कर पाते अपना बॉडी टेम्परेचर, या तो माइग्रेट कर जाएंगे या फिर क्या कहते हैं सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, पार्शियल रेगुलेटर जो एक टाइम तक तो नहीं करते, उसके बाद रेगुलेट जरूर करते हैं, तो याद रखेंगे डायग्राम। अब यहाँ पिरामिड्स का डायग्राम दिया हुआ है, तो इसको याद रखेंगे। सबसे पहले देख सकते हैं एक्सपेंडिंग में प्री रिप्रोडक्टिव में ज़्यादा पीपल होंगे। ठीक, स्टेबल प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव लगभग सेम होगा। ठीक है, और फिर डिक्लाइनिंग में जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो कम होगा। ठीक है, इसको हम लोग अनशेप्ड कहते हैं। ये बेल शेप डायग्राम है, और ये तो नॉर्मल देख सकते हैं एक्सपेंडिंग डायग्राम है। ठीक है, फिर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन किसकी है, जापान की। स्टेबल पॉपुलेशन जैसे यूएसए की, और एक्सपेंडिंग जैसे इंडिया की। और यहाँ पे साइन कैसे लेते हैं कि एक फॉर्मूला जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन का जो फॉर्मूला है इनिशियल पॉपुलेशन के टर्म्स में। ठीक है, तो देख सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी इनिशियली n थी, अगर इसमें कोई आ रहा है, इमाइग्रेट कर रहा है यानी कि अंदर आ रहा है, ठीक है, तो उसको प्लस लेंगे, उसको जोड़ लेंगे। कोई मतलब कोई पैदा हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी प्लस लेंगे। मॉर्टेलिटी अगर किसी की डेथ हो रही है, ठीक है, तो उसको नेगेटिव लेंगे। और ई माइग्रेशन हो रहा है यानी कि कोई एग्जिट कर जा रहा है, चला जा रहा है, तो उसको माइनस ही। अब यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में दिया हुआ है, तो याद रखेंगे जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होता है वो तब आता है जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं। ठीक, अनलिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व आएगा। ठीक, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व तब आता है जब रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड रहते हैं। ठीक है, तो दोनों फार्मूला देख सकते हैं, dN/dt इक्वल्स टू RN। ठीक, और dN/dt इक्वल्स टू RN इंटू K माइनस N अपॉन K। जो यहाँ K है इसको हम लोग कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, तो याद रखेंगे जो एक नेचर कितने इन्वायरमेंट को सपोर्ट कर सकती है उस नेचर की कैरिंग कैपेसिटी मानी जाती है, तो यहाँ के रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख सकते हैं जब दोनों का फायदा होता है, दो स्पीसीज दोनों का फायदा होता है, म्यूचुअलिज्म जैसे जी ये ऑब्लिगेटरी है। ठीक, अब एक और चीज़ आता है म्यूचुअलिज्म जैसा ही, प्रोटो कोऑपरेशन। ठीक है, तो प्रोटो कोऑपरेशन में दोनों का फायदा होता है, लेकिन वो नॉन ऑब्लिगेटरी होता है। ठीक है, मतलब रह भी सकता है साथ और नहीं भी रह सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब तक नहीं, अगर नहीं रहेगा तो दोनों का सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है। तो या तो म्यूचुअलिज्म में आ गया ऑब्लिगेटरी। ठीक, फिर दोनों का नुकसान तो कंपटीशन, एक का फायदा एक का नुकसान प्रेडेशन या पैरासिटिज्म। ठीक, फिर एक का फायदा एक का कोई नुकसान नहीं। ठीक, तो कमेंसलिज्म, और एक का नुकसान और एक का कोई फायदा नहीं, तो उसको कहते हैं एमेंसलिज्म। यहाँ पे एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल आता है। ठीक, एंटीबायोटिक वायरस को मार देता है, लेकिन एंटीबायोटिक का उसमें कोई फायदा नहीं है।
अब यहाँ पे ऑर्चिड का एग्जांपल दिया हुआ है, तो ये देख सकते हैं, सोइंग बी अ पॉलिनेटर ऑफ ऑन ऑर्चिड। ठीक है, तो याद रखेंगे ये डायग्राम। अभी ये चार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख सकते हैं प्राइम जो प्रोड्यूसर होता है उसको हम लोग फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे रखते हैं, जैसे प्लांट हो गया, ठीक है, या फाइटोप्लैंक्टन, ग्रीन ट्रीज हो गए, ठीक है, ग्रासेस हो गए, तो इन सबको, ठीक। फिर आता है प्राइमरी कंज्यूमर जो ग्रासेस खाता है या जो भी प्लांट ट्री को खाता है, ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं आप जू जू प्लैंक्टन हो गए, ग्रास हॉपर्स हो गए, काऊ हो गया, ठीक। सेकेंडरी में देख सकते हैं ऐसे टर्सरी में, तो याद रखेंगे ये चीज़ें। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे, 10% लॉ, ठीक है। सबसे पहले तो ये याद रखें, जो सनलाइट होता है उसका 0.2 से 1% तक ही एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक। तो मान लेते हैं 1% तक एब्जॉर्प्शन हो गई इसकी, ठीक है। तो देख सकते हैं 1% अगर एब्जॉर्प्शन होगा तो 1 लाख का 1%, 10,000, ठीक है। फिर 10,000 का आगे 10% लॉ अप्लीकेबल होता है। सनलाइट से किसी ऑर्गेनिज्म में 1% लॉ अप्लीकेबल होता है, और किसी भी पिरामिड में या किसी फूड चेन में 10% लॉ अप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर फर्दर 10% लॉ एप्लीकेबल है, तो याद रखें। देखिए 10% इसका ये ले लिया, फिर इसका ये, और फिर लास्ट में 10% ये। तो इस तरीके से एनर्जी का जो वो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बार बार घटता जाता है। इस नाते मोर ट्रॉपिक लेवल्स नहीं प्रेजेंट होते, जैसे फोर्थ कोई ट्रॉपिक लेवल नहीं आ पाता है जल्दी, क्योंकि अब 10 का क्या 1% हो जाएगा, उसके बाद तो माइनस में जाने लगेगा। अब इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है प्राइमरी सक्सेशन का, ठीक है। लेक में प्राइमरी सक्सेशन का एग्जाम्पल पूछा जाता है। सबसे पहले देख सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन स्टेज आएगा, ठीक है, जो यहाँ पे नीचे रहेगा, ठीक। फिर रिड्स, फिर आपका क्या कहते हैं सबमर्ज प्लांट फ्लोटिंग, ठीक है, सबमर्ज प्लांट आएगा, फ्लोटिंग नहीं, सबमर्ज प्लांट आएगा। फिर सबमर्ज प्लस फ्लोटिंग आएगा, ठीक। फिर सबमर्ज प्लस फ्लोटिंग बाद आप देख सकते हैं रिड स्वैम्प आएगा स्टेज, रिड स्वैम्प के बाद मार्सी एंड मेडो स्टेज, ठीक। फिर स्क्रब स्टेज, और लास्ट में आ जाएगा आपका फॉरेस्ट, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका सीक्वेंस, ठीक। प्लैंक्टन, सबमर्ज, सबमर्ज फ्लोटिंग, फिर रिड स्वैम्प, मार्सी, स्क्रब, और फिर फॉरेस्ट। अब ये फॉस्फोरस साइकिल भी सेम डायग्राम एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस सारे चैप्टर के सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, देख सकते हैं। कंज्यूमर डेट्रीवोर से मिलेगा, अगर डाई हो जाएगा तो डेट्रीवोर से मिलेगा, फिर सॉइल में आ जाएगा डिकम्पोजिशन होकर उसका मिनरल्स, ठीक है। फिर प्रोड्यूसर को कंज्यूमर खाएगा, फिर वो साइकिल आएगा। प्रोड्यूसर भी सीधे डेथ हो सकता है, जैसे लीफ गिर गई उसकी ट्री की, तो भी डेट्रीवोर से मिलेगा, डिकम्पोज होकर फिर सॉइल में आ गया, ठीक। फिर अपटेक कैसे होगा, यही प्रोड्यूसर अपटेक कर लेगा सॉइल में से, ठीक है। तो फिर इसका साइकिलिंग इस तरह से चलता रहता है। रॉक से, रॉक मिनरल से याद रखेंगे दोबारा रॉक मिनरल में नहीं जाता है, ठीक है। एक बार रॉक से अगर आ गया सॉइल में तो दोबारा रॉक में नहीं जाता है, ठीक। तो यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वेदरिंग से आता है वो भी। वेदरिंग और डिकम्पोजिशन दो प्रोसेस यहाँ पे बताए गए हैं, दोनों का लेवलिंग याद रखेंगे। डेट्रीवोर्स यहाँ होता है, ये भी याद रखेंगे, ये पूछा हुआ है डेट्रीवोर्स का स्टेज। और सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्राम, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही बार, ठीक। सबसे पहले देख सकते हैं इनवर्टिब्रेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे ज़्यादा जानते हैं इंसेक्ट्स होते हैं, ऑर्थोपोड्स होते हैं, तो एक तो याद हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या हम लोग दिक्कत कर जाते हैं कि ऑर्थोपोड के बाद हम लोग याद सेकंड लार्जेस्ट क्लास होता है मोलस्क का, तो ये दिख रहा है सबसे बड़ा, क्योंकि वहाँ तो लिखा नहीं रहेगा, तो यहाँ मोलस्क का इसको मार देते हैं, लेकिन याद रखेंगे ऑर्थोपोडा। उसके बाद जो डायग्राम में बड़ा दिख रहा है वो आपका अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, ठीक। उसके बाद सेकंड आता है मोलस्क का, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इतना भी याद रख लेंगे तो लेवलिंग हो जाएगी, ठीक। फिर यहाँ देख सकते हैं वर्टिब्रेट्स में, तो वर्टिब्रेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा फिशेस का है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, FARBM, ठीक। तो याद रखेंगे FARBM, ठीक। FARBM, इसको सीधे मेंशन कर देंगे, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, FARBM, ठीक। उसके बाद नीचे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है फंजाई का होता है, ठीक। पहले चैप्टर में पढ़े होंगे 11th के, तो फंजाई के बाद एंजियोस्पर्म आते हैं, ठीक। तो ये दोनों तो याद हो गया। नीचे जो ज़्यादा होता है वो एल्गी होता है, ऊपर जो ज़्यादा होता है वो मॉसेस होता है, ठीक। तो याद रखेंगे, इतना याद रख लेंगे तो बाकी हो जाएगा, ठीक है। तो फंजाई, एंजियोस्पर्म, नीचे एल्गी, ऊपर मॉसेस, ठीक है। अब यहाँ पे अगला जो फोटो दिया हुआ है अलेक्जेंडर वॉन हमवोर्ट का स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप पे जो ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, वो है। तो देख सकते हैं स्पीसीज रिचनेस और एरिया, ठीक है। तो एक टाइम तक एरिया बढ़ाने पे स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है, उसके बाद स्टेबलाइजेशन आ जाता है, ठीक है। एरिया पे एक टाइम एरिया बढ़ाते जाएंगे तो फिर स्पीसीज नहीं बढ़ेंगे, स्टेबल कंडीशन आ जाएगी, ठीक। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं S=CA², ठीक। तो यहाँ पे इसका साफ साफ का मतलब देख सकते हैं, स्पीसीज रिचनेस, स्लोप ऑफ लाइन, CY इंटरसेप्ट, तो ये सारा चीज़ भी याद रखेंगे, ठीक है।
अब जहाँ से क्वेश्चन आता है वो देख लेते हैं। तो जेड की जो वैल्यू है वो स्मॉल एरिया के लिए 0.1 से 0.2 के बीच होगी, याद रखेंगे। किसी बड़ी कंट्री के लिए जैसे न्यूयॉर्क हो गया उसके लिए 0.6 से 0.6 से 1.2 तक होगी। और फिगी बोर्ड जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स होती है उनके लिए स्पेशली मेंशन किया है 1.15। तो याद रखेंगे जेड की सारी वैल्यू क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम ये भी इंपॉर्टेंट, तो याद रखें स्क्रबर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है। तो इस स्क्रबर में देख सकते हैं लाइम वाटर का यूज़ होता है, ठीक है। इसमें सल्फर का SO2 का जो SO2 पार्टिकल्स जो होते हैं एयर में उनको हटाया जाता है, ठीक है। ये पार्टिकुलेट मैटर हटाने के लिए होता है, ठीक है। स्क्रबर में ये देख सकते हैं निगेटिवली चार्ज वायर्स हैं, तो यही पूछा गया था हम लोग के जी पर टेस्ट हुआ तो वहाँ पूछा गया था मेंशन करने के लिए क्या है। फिर डिस्चार्जिंग कोरोना है ये, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लियर एयर इधर मिलती है। इसमें क्लियर एयर आपको किधर मिलेगी, देख सकते हैं जो क्लियर एयर है वो ऊपर मिलती है। अब इस डायग्राम पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है जो आपका क्या कहते हैं BOD और ऑक्सीजन डिजॉल्व में जो रिलेशन है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तब बढ़ता है जब आपका इम्प्योरिटीज़ बढ़ती है, या क्या कहते हैं जो भी स्लज ज़्यादा बढ़ता है किसी वाटर बॉडी में, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता है। तो देख सकते हैं जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम था। जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जब कम हो गया तो डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो जब BOD कम होगा तभी फिशेस सर्वाइव कर पाएंगे। तो एक लाइन याद रखेंगे, BOD कम होगा तो फिशेस सर्वाइव कर पाएंगे। यहाँ देख सकते हैं सीवेज डिस्चार्ज किया जा रहा था तब। और यहाँ पे DDT का दिखाया गया है बायोमैग्निफिकेशन की, कैसे वाटर बॉडी से ये उसमें क्या कहते हैं वाटर बॉडी से जू प्लैंकटन में चला जाता है, फिशेस से होते हुए बर्ड्स में चला जाता है ऊपर, ठीक। और इनका जो एग होता है बर्ड का फिर वो नॉन क्लिडोइक हो जाता है, जो एग का जो शेल होता है वो अच्छा नहीं प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन घट जाती है। तो ये चीज़ याद रखेंगे 0.03 ppb पार्ट्स पर बिलियन, फिर 0.04 पार्ट्स पर मिलियन, फिर फिशेज में हो जाएगा 0.5 पार्ट्स पर मिलियन, फिर लार्ज फिशेज में 2 पार्ट्स पर मिलियन, और बर्ड्स में आ जाएगा 25 पार्ट्स पर मिलियन। देख रहे हैं कैसे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बढ़ते जाता है। अब ये भी एक चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आया हुआ, तो देख सकते हैं रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेज टू इंक्रीज द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है उस पर किस गैस का कितना कंट्रीब्यूशन, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जानते हैं CO2 का होता है, ठीक। फिर कार्बन डाइऑक्साइड के बाद तो अगला हम लोग सुने ग्लोबल वार्मिंग में CFC आता है, ठीक है। तो देख सकते हैं CO2 है, CFC है, NO2 है और मीथेन है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, CO2 60%, फिर मीथेन आपका 20%। ये परसेंटेज आपको एकदम याद रखना है, परसेंटेज से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। CFC का 14%, N2O का 6%। अब यहाँ पे एक ओजोन होल का डायग्राम देख सकते हैं जो कि नासा द्वारा देखा गया था, क्या कहते हैं लेटर सितंबर में और अर्ली अक्टूबर में देखा जाता है अंटार्कटिक के ऊपर, ठीक है, ओजोन होल। और ये पहली बार देखा गया था निम्बस 7 सैटेलाइट था एक, उससे देखा गया था, तो अंदर मेंशन भी है ये।